we are beginning with the paper now. Paper 1, क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम जा रहे हैं. we're moving on to the question paper. इससे पहले हम इंसर्ट डॉक्यूमेंट को देख रहे थे, अब हम क्वेश्चन पेपर की तरफ जा रहे हैं. यू मस्ट आंसर ऑन द इनक्लोज्ड आंसर बुकलेट. बेटा आप लोगों को एक आंसर बुकलेट मिलेगी. थोड़ी देर में मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ कि आंसर बुकलेट किस तरह की होती है, आंसर बुकलेट में कितने पेजेस होते हैं और किस तरीके से अपना आंसर लिखना होता है. बस थोड़ी देर में आपको दिखा रहा हूँ. आंसर 3 क्वेश्चंस इन टोटल. आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, 5 में से आपको टोटल 3 सवाल सॉल्व करने होते हैं. सेक्शन ए में आंसर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज योर कंपलसरी क्वेश्चन. जो सेक्शन 1 है वो आपका कंपलसरी है, जो सेक्शन ए है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है. यू हैव टू डू इट फॉर श्योर. आपको लाजमी ये सवाल सॉल्व करना होगा. सेक्शन बी, आंसर 2 क्वेश्चन. सेक्शन बी में देर आर ऑल टुगेदर 4 क्वेश्चन. 4 सवाल होते हैं, 4 में से हमें कोई से भी 2 करने होते हैं. फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द फ्रंट कवर ऑफ द आंसर बुकलेट. इफ यू नीड एडिशनल आंसर पेपर, आस्क द इन्विजिलेटर फॉर अ कंटिन्यूएशन बुकलेट. अक्सर ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने आंसर्स को लिख रहे होते हैं और पेज के बाद पेज भरता चला जा रहा होता है. इवेंचुअली देयर कम्स अ टाइम कि उनकी पूरी की पूरी बुकलेट खत्म हो जाती है. दैट इज द टाइम दे नीड टू आस्क द इन्विजिलेटर कि आपको एक एडिशनल बुकलेट लाके दे दें ताकि आप उसमें भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दें. और फाइनली जो आखिरी में दोनों बुकलेट्स आपकी हो जाती हैं, उनमें स्टेपल नहीं किया जाता बल्कि उन्हें फास्टन किया जाता है विद अ थ्रेड. आपको एक थ्रेड दिया जाएगा, उस थ्रेड से आप दोनों को फास्टन कर दोगे, उन्हें टाई कर दोगे. The total mark of this paper is 75. The number of marks for each question or part question is shown in the brackets. The insert contains all the sources referred to in the questions. तो यहाँ तक तो सारी इंस्ट्रक्शंस को हमने पढ़ लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं सवालात की तरफ. Okay, so this is section A, everyone. And those who have the PDF, जिन लोगों को मैंने PDF फॉरवर्ड किया हुआ है, जिन लोग को फॉरवर्ड नहीं किया हुआ, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोग को बाद में मिल जाएगी. बट दोज हु ऑलरेडी हैव द PDF, तो आप लोग अपने पास पेज नंबर 55 खोल लेना, वहां पर भी आपको क्वेश्चन नजर आएगा. आई होप एवरीवन हैज द नोटबुक विद देम. नोटबुक और पेन होना लाजमी है ताकि उसके ऊपर भी आप लोग सॉल्व करते रहें. दिस क्वेश्चन इज अबाउट द खिलाफत मूवमेंट. Study the sources in the insert carefully and then answer the questions which follow. This is the theme. This sentence tells you the theme. ये जो sentence है ये आपको बताता है कि क्या थीम है हमारे सवाल की. तो ये जो थीम आपको नजर आ रही है वो खिलाफत मूवमेंट है. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए. According to source A, the Treaty of Sevres had consequences for the Ottoman Empire. Identify 3 of these consequences. 3 marks. पेपर आसान कर दिया आपके लिए. पहले पेपर में लिखा हुआ नहीं होता था कि 3 कॉन्सिक्वेंसेस बताएं या 3 चीजें आइडेंटिफाई करके बताएं. ऐसा पहले लिखा हुआ नहीं होता था और उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन भी होती नहीं. बट नाउ इट इज रिटन बाय द कैम्ब्रिज. अब तो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई 3 ऑफ द रीजंस. आपको 3 रीजंस को इसमें से लिखना होगा, 3 इन्फरेंसेस निकालने होंगे. दिस इज फॉर 3 मार्क्स. ये 3 मार्क्स का सवाल है. अब यहाँ पर अक्सर लोगों की कंफ्यूजन ये होगी कि सर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. तो बेटा जरा देखते हैं अपने आंसर स्क्रिप्ट को कि आंसर स्क्रिप्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और किस किस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा. लेट्स सी फर्स्ट एवरीवन दैट वी हैव 2 मार्जिन्स. 2 मार्जिन्स हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे. वन इज फॉर क्वेश्चन, द अदर वन इज फॉर पार्ट. एक मार्जिन आपको नजर आ रहा है जिसमें आप अपना क्वेश्चन लिखोगे कि क्वेश्चन नंबर क्या है आपका. क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट ए है. क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट ए है, मैंने यहाँ पे लिख दिया. और सवाल क्या हमारे पास अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्कीम भी देखते हैं इसे. We have this question. According to source A, the Treaty of Sevres had consequences for the Ottoman Empire. Identify 3 of these consequences. 3 consequences को बताना है. So according to this mark scheme, 1 mark for each relevant statement correctly identified from the source. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको 1 मार्क मिलेगा अगर आप एक करेक्ट स्टेटमेंट अपने टेक्स्ट में से ढूंढ के लिख देंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा. दिस इज व्हाट द मार्क स्कीम सेज. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिथ है. वो मिथ क्या है? कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर और उनका सवाल ये था कि सर हमने ऐसा सुना है कहीं से कि अगर हम सारा का सारा पैराग्राफ कॉपी करके आ जाएं तो भी हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे.
Now I'm going to tell you very clearly that's not true. ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है. जरा देखो ये पूरे सोर्स में लिखा हुआ क्या है. ये जो पूरी सोर्स है, ये अच्छी खासी लाइंस यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, जिसको लिखने में ही तुम्हारा अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा. आराम से तुम्हारे 5-7 मिनट तो कहीं पे भी नहीं जाएंगे इफ यू आर जस्ट गोइंग टू कॉपी ऑल ऑफ द सोर्स. अगर तुम पूरी की पूरी सोर्स कॉपी पेस्ट करके समझ रहे हो कि तुम्हें 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल. आपको क्लियरली बताया हुआ है यू नीड टू फाइंड द 3 इन्फेरेंसेस. आपको 3 इन्फेरेंसेस बताने हैं. इसके हिसाब से आपको 3 कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं कि ट्रीटी ऑफ सेवरेस के 3 कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. Now let's start to read it everyone. इसे पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें से जरा कॉन्सिक्वेंसेस को ढूंढते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे इसके. The Treaty of Sevres was eventually signed in 1920 after almost 2 years of discussion. The victorious allies wanted to punish the Ottoman countries. वो चाहते थे ऑटोमन कंट्रीज को पनिश करना. ये ट्रीटी ऑफ सेवरेस का एक कॉन्सिक्वेंस था कि पनिशमेंट देनी है फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एज अ रिजल्ट द लैंड, खुद से लिखा हुआ एज अ रिजल्ट. एज अ रिजल्ट इज अनदर वर्ड फॉर कॉन्सिक्वेंस. सही, कॉन्सिक्वेंटली द लैंड फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर वाज टू बी डिवाइडेड. यहाँ पर आगे एक और इन्फरेंस आ गया हमारे पास कि जो जमीन है ऑटोमन एम्पायर की, उसे डिवाइड कर दिया जाएगा बिटवीन द एलाइज, which would lead to hardship and refugee issues throughout the region. जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात और रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ जाएगा इस इलाके में. Restrictions limiting the size and scope of the Turkish military were also imposed. एक और consequence ये भी आ गया कि इस ट्रीटी के हिसाब से आर्मी के ऊपर भी बहुत सारी limitations लगा दी गई थी. Although it was never formally ratified, the Treaty of Sevres provoked feelings. इसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था. ये 5th हो गया. And Mustafa Kemal Pasha, the president of Grand National Assembly of Turkey, remained dissatisfied. This would be number 6. The treaty which fueled Turkish nationalism for decades to come. और इसकी वजह से बहुत ज्यादा टर्किश नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था. I have outlined how many. मैंने इसी पैसेज में से 7 डिफरेंट पॉइंट्स निकाल के आपको दिखा दिए. There are 7 different possible inferences over here. 7 possible मुझे inferences नजर आ रहे हैं. Now let's see कि यहाँ पर कौन कौन से inferences लिखे हुए हैं possible, जहां पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे. To punish the Ottoman countries, land from the Ottoman Empire was to be divided, creating hardship and refugee issues, restrictions limiting the size and scope of the army, provoked feelings of resentment, fueled Turkish nationalism for decades. तो वही सारी बातें हमने भी यहाँ पर लिखी हुई हैं. Now let's see the myth everyone. What's the myth? The myth is पूरा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. बेटा ऐसा नहीं होता. यहाँ पर मार्क्स स्कीम में ब्रिटिश ने क्लियरली लिखा हुआ है 1 मार्क फॉर ईच रेलेवेंट स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सोर्स. अगर आप ये पूरा का पूरा लिखकर आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी नहीं है या आपके पास टेक्निक ही अच्छी नहीं है, आपको किसी ने सही तरीके से गाइड ही नहीं किया हुआ है. मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेट्स सपोज कि ज्योग्राफी में आपसे सवाल पूछा गया कि एक रिवर है एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस रिवर. आंसर इसका क्या है? इंडस रिवर इसका आंसर है. लेकिन आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप क्या लिख कर आते हो? आप लिख कर आते हो इंडस कॉमा जेहलम कॉमा चनाब कॉमा रावी कॉमा सतलज. इनमें से कोई तो एक सही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, इनमें से कोई एक तो सही होगा ही. तो इसका मतलब क्या है कि आप सारा का सारा जो आता है, जो आपने दिमाग में अपने टूल्स है, सब कुछ लिख कर आ जाएंगे क्या? नो, दैट्स नॉट ट्रू. ये नहीं है टेक्निक. ये कौन सिखा रहा है गलत गलत बातें भाई? इस तरह से वी वुड कंसिडर देम रॉन्ग नंबर. ये रॉन्ग नंबर है. रॉन्ग नंबर क्यों है भाई? क्योंकि दिस इज नॉट द वे टू राइट द आंसर. 1 मार्क फॉर ईच रेलेवेंट स्टेटमेंट. व्हाई आर यू वेस्टिंग ऑल ऑफ योर प्रेशियस टाइम इन द एग्जाम फॉर कॉपीइंग एंड पेस्टिंग? क्यों इतना ज्यादा टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो कॉपी पेस्ट में? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? आपका करेक्ट आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा? लेट्स ट्राई टू रीड दिस आंसर एवरीवन. जरा इस आंसर को पढ़ते हैं. According to source A, the Treaty of Sevres would punish the Ottoman Empire by dividing it between the allies, consequently creating hardship and refugee issues throughout the region. The size and scope of the Turkish army was also limited, which provoked the feelings of resentment and fueled Turkish nationalism. क्या allowed है, क्या allowed नहीं है? Paraphrasing is allowed.
अगर आप अपने आंसर में पैराफ्रेजिंग करते हैं तो ये अलाउड है, लेकिन पूरा का पूरा छाप के आ जाना, दैट्स नॉट अलाउड। यहाँ पर अगर कंपेयर करो तुम मेरे आंसर को और जो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, तो मार्किंग स्कीम वाले एज इट इज आपको पॉइंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा टेक्स्ट को मैंने कॉपी पेस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने एक अपना रिफाइंड आंसर अच्छी तरह से लिख दिया। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर। इस तरीके से हमें अपने आंसर को कंपोज करना चाहिए। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले सवाल को देखते हैं कि हमारे पास अगला सवाल क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से उसे आंसर करना होगा। सो पेज नंबर 55 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट इंडियन नेशनलिज्म इन 1921? 5 मार्क्स। अब ये सवाल आ गया हमारे पास पिक्चर सोर्स का, और ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि सोर्स बी से हम क्या सीख सकते हैं अबाउट इंडियन नेशनलिज्म इन 1921। सबसे पहले तो नेशनलिज्म का वर्ड, पहले उस पर गौर कर लो कि व्हाट इज मेंट बाय नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मींस के व्हेन यू टॉक अबाउट, when you talk about your own country, when you talk about when you give the priority to your own country, the patriotism is called nationalism। जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत की बात करते हैं, अपने मुल्क के बारे में बात करते हैं, उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो 1921 की बात चल रही है, खिलाफत मूवमेंट का जमाना चल रहा है, और साथ ही साथ इस जमाने में एक और भी मूवमेंट थी जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जमाना चल रहा है। जरा देखते हैं कि इसका आंसर हम किस तरीके से कंपोज करेंगे। लेट्स रीड एवरीवन, लेट्स सी द मार्क्स स्कीम। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, और यहां पर हम देख रहे हैं मार्क्स स्कीम में क्या कुछ लिखा हुआ है। लेट्स रीड द मार्क्स स्कीम एवरीवन। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट द इंडियन नेशनलिज्म इन 1921? लेवल 3 आंसर क्या होता है जहां से आपको 4 से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। In this answer, you're supposed to write supported valid inferences। परेशान हो गए तुम लोग तो सुन के, सर क्या मतलब है सपोर्टेड वैलिड इन्फ्रेंसेस, समझ में नहीं आया। जरा देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब क्या है इन चीजों का। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन वैलिड इन्फ्रेंस सपोर्टेड बाय अ सरफेस फीचर फ्रॉम सोर्स बी, इसके आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। यानी कि एक वैलिड इन्फ्रेंस जिसमें आपने सपोर्ट कर दिया विद द सरफेस फीचर फ्रॉम द सोर्स बी, पिक्चर में जो नजर आ रहा है उससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या कॉम्प्रीहेंड किया, अगर ये दोनों बातें आप मिला के लिख देंगे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। एडिशनल वैलिड इन्फ्रेंसेस सपोर्टेड बाय सरफेस फीचर्स फ्रॉम सोर्स बी, और अगर आप मजीद एडिशनल फीचर्स को लिखते हैं, सरफेस फीचर्स को, और उन्हें वैलिड इन्फ्रेंस के साथ सपोर्ट कर देंगे, तो आपको मजीद 5 मार्क्स मिल जाएंगे। या आप एक और भी काम ये कर सकते हैं, वैलिड इन्फरेंस सपोर्टेड बाय सरफेस फीचर फ्रॉम सोर्स बी एंड कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, और साथ ही साथ आपको ये भी करना होगा कि इसे जो कुछ बुक में पढ़कर आए हैं, जो भी अपनी क्लासेस में आप पढ़कर आए हैं, लेक्चर्स में पढ़कर आए हैं, उसकी नॉलेज के साथ आपको इससे कनेक्ट करना होगा। तो 3 बड़े अजीब अजीब किस्म के सवाल यहाँ पे समझ में आ रहे हैं हमें। कौन कौन से? कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, वैलिड इन्फरेंस, सरफेस फीचर। तो कौन कौन से 3 है? सबसे पहले सरफेस फीचर क्या है, वैलिड इन्फेरेंस क्या है, और कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज क्या होती है। एकदम से अगर मार्क्स स्कीम को पढ़े तो समझ में आता है आए ये क्या चीज है, मतलब कि ये तीनों बातें जो लिखी हैं, सरफेस फीचर, वैलिड इन्फेरेंस, कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, ये तीनों में फर्क क्या है, किस तरीके से हम एग्जाम में इतना ज्यादा दिमाग चलाएंगे कि यार तीनों चीजें क्या है और किस तरीके से लिखना है। सो लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप एवरीवन। जरा बोर्ड के ऊपर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द सरफेस फीचर्स कैसे निकालने हैं। मेरे पास अगर एक पिक्चर सोर्स मौजूद है, आई हैव द पिक्चर सोर्स प्रेजेंट, मेरे पास पिक्चर सोर्स मौजूद है। इस पिक्चर सोर्स को देखते हुए आई वांट टू फाइंड आउट द इन्फरेंसेस। मैं चाहता हूं यहां से सरफेस फीचर्स को मैं निकाल लूं। सरफेस फीचर नंबर 1, इट्स रिटन public meeting, it advertises the public meeting, this is the surface feature। हमें surface feature नजर आ रहा है कि एक एडवर्टाइजमेंट है पब्लिक मीटिंग का। नंबर 2, bonfire of foreign clothes, so the feature is there was a bonfire of foreign clothes, कहीं पर आग वाग लगाई जा रही है
और बाहर के बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े हैं, उन्हें जलाया जाएगा। देन वी कैन सी नंबर 3, वेन्यू लिखा हुआ है। वेन्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैदान। मैदान नियर एल्फिंस्टोन मिल्स, ये मैदान है भाई, खुली जगह है जहां पर ये जलाने का काम किया जाएगा। नंबर 4, डेट एंड टाइम लिखी हुई है। ये मुझे एक और सरफेस फीचर नजर आ गया, डेट और टाइम यहाँ पे नजर आ रहा है। नंबर 5 इज ड्रेस कोड। क्या लिखा हुआ है? ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड इन स्वदेशी क्लोथ्स ऑफ खादी। जो लोकली मेड इंडियन कपड़े हुआ करते थे, सादा कपड़े, जैसे गांधी पहनते थे दो चादरें लपेट के, तो वो कपड़े पहन के, सादा कपड़े पहन के, इंडिया के बनाया हुआ कपड़ा पहन के आपको यहाँ पर जमा होना है। उसके बाद नंबर 6 अगर देखो तो ये लिखा हुआ है पर्पस, टू कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेटिंग द अली ब्रदर्स एंड अदर्स विल बी पास। तो ये चीज है जो कि यहाँ पर की जाएगी। सो देयर आर 6 सरफेस फीचर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पिक्चर सोर्स। इस पिक्चर सोर्स में हमें क्या नजर आ रहा है? 6 सरफेस फीचर्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात है गौर करने की, वो ये कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स का मतलब क्या है? यू कैन जस्ट लुक एट अ पिक्चर। आप एक पिक्चर को देख सकते हैं और एक पिक्चर को देखने के बाद आपके बहुत सारे डिफरेंट सरफेस फीचर्स आप उसमें से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी का नजरिया देखने का डिफरेंट होता है। कोई पिक्चर देखेगा, उसमें देखेगा सर एक कैरेक्टर बहुत बड़ा नजर आ रहा है, एक कैरेक्टर छोटा नजर आ रहा है, सर इसमें कलर बहुत ब्राइट है, सर इसमें कलर बहुत डार्क है, सर इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इसके अंदर वो लिखा हुआ है। तो 10,000 आप आराम से इन्फ्रेंसेस किसी भी पिक्चर में से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एटलीस्ट इस पिक्चर के अंदर 6 सरफेस फीचर्स नजर आ रहे हैं और मैंने उन 6 सरफेस फीचर्स को यहाँ पे लिख दिया है। सही है, दीज आर द 6 सरफेस फीचर्स। व्हाट डू वी मीन बाय वैलिड इन्फेरेंसेस? अब ये वैलिड इन्फेरेंसेस का मतलब क्या है? इन्फेरेंस का मतलब है कि अब मैं उससे कोई ना कोई चीज कॉम्प्रीहेंड करना चाह रहा हूँ। कॉम्प्रीहेंड कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक गैदरिंग्स, इट इज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ पब्लिक मीटिंग विच वुड बी टू प्रमोट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। मैंने जितना देखा है इस पिक्चर को, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि इससे, इस फीलिंग से नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, देखते हैं आगे मजीद। ड्रेस कोड का जिक्र किया गया यहाँ पे नंबर 5 में, ड्रेस कोड। एंड द ड्रेस कोड इज ऑब्वियसली टू प्रमोट नेशनलिज्म। मेरी बात यहाँ तक अभी सही जा रही है कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस पिक्चर को देख के कि दिस इज डन टू प्रमोट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। इसी वजह से लोकल मेड इंडियन क्लोथ्स को यहाँ पे बताया गया है कि भाई वही पहन कर आना है ताकि इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सके। ग्रेट बॉनफायर मीन्स इट वॉज वेल फंडेड। ग्रेट बॉनफायर लिखा हुआ है यहाँ पे। ग्रेट बॉनफायर, बहुत बड़ी आग लगाई जाएगी, बहुत बड़ी आग लगाई जाएगी, बहुत बड़ी मीटिंग होगी, बहुत बड़ी गैदरिंग होगी। तो फ्री में तो नहीं होगी ना, ऑब्वियसली पैसे लगेंगे इसके। और इसी वजह से इट सीम्स लाइक, ऐसा पढ़ के लग रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छी खासी इसमें फंडिंग होगी, जिसके बाद ये इवेंट करवाया जा रहा है। एंड देन टू कॉन्ग्रेचुलेट अली ब्रदर्स मीन्स इट वॉज अ पॉलिटिकल इवेंट। अली ब्रदर्स तो पॉलिटिकल लीडर्स थे, और अगर अली ब्रदर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात की गई है यहाँ पे सरफेस फीचर नंबर 6 में, इससे मेरा इन्फरेंस क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर गैदरिंग इज नॉट अ फेस्टिवल। ये कोई तफरी नहीं हो रही, ये कोई फेस्टिवल नहीं हो रहा, रादर इट्स अ पॉलिटिकल मीटिंग। ये पॉलिटिकल मीटिंग है, यहाँ पर आके पॉलिटिकल चीजों को डिस्कस किया जाएगा। सो दीज आर माई वैलिड इन्फ्रेंसेस। ये हो गए मेरे वैलिड इन्फ्रेंसेस। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मैंने पहले आपको बताया सरफेस फीचर क्या होता है, जो पिक्चर में से देख के हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द सरफेस फीचर। जो पिक्चर में नजर आ रहा है उसी को आउटलाइन करके लिख दो, दैट इज कॉल्ड द सरफेस फीचर, इजी। दूसरी बात, वैलिड इन्फ्रेंस क्या होता है? वैलिड इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि व्हाट यू इन्फर, व्हाट यू कॉम्प्रीहेंड फ्रॉम द पिक्चर। आपको जो नजर आ रहा है उससे क्या कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो तुम, दैट इज कॉल्ड द वैलिड इन्फ्रेंस। अब फाइनली हम जाते हैं कॉन्टेक्सुअल नॉलेज के ऊपर। व्हाट इज मेंट बाय कॉन्टेक्सुअल नॉलेज? ये कॉन्टेक्सुअल नॉलेज का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्सुअल नॉलेज का मतलब ये होता है कि हमने सिलेबस में क्या पढ़ा है इसके बारे में। ऐसे इवेंट के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो व्हाट इज कॉन्टेक्सुअल नॉलेज? द कॉन्टेक्सुअल नॉलेज इज, यहां से देखते हैं, public gathering was to promote nationalism because during this particular time non-cooperation movement was launched by Congress। और ऐसा हमें पता है कि इस तरह की मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने ही लॉन्च की थी। ड्रेस कोड
टू प्रमोट नेशनलिज्म, ड्रेस कोड का जिक्र आ गया. सो रिमेंबर द स्वदेशी आइडियोलॉजी. स्वदेशी आइडियोलॉजी क्या थी? दैट वाज स्टार्टेड बैक इन 1906 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद एक मूवमेंट लॉन्च हुई थी जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट. और स्वदेशी मूवमेंट में लोकली मेड प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, कपड़ों को प्रेफर किया जाता था. ब्रिटिश के बनाए हुए गुड्स को ना प्रेफर किया जाता था, ना प्रमोट किया जाता था, उनका बॉयकॉट किया जाता था ताकि ब्रिटिश की इकोनॉमी डैमेज हो जाए. तो ये उसका जिक्र हो रहा है. To congratulate Ali brothers means it was a political event. Ali brothers were the leaders of Khilafat movement, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना शौकत अली. तो ये मेरी कॉन्टेक्चुअल नॉलेज आ गई. मतलब ये कि यहाँ पर मुझे फैक्ट्स का जिक्र भी करना है, यहाँ पर मुझे अपने इन्फेरेंसेस का जिक्र भी करना है, और यहाँ पर मुझे सरफेस फीचर्स का जिक्र भी करना है. दिस इज व्हाट वी मीन बाय द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी फॉर 5 मार्क्स. ये चीजों को मिला के हम अपना आंसर लिखेंगे. और कैसे लिखेंगे आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा, आपको बल्कि पूरा आंसर लिख के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास आंसर लिखा जाता है. लेट्स रीड दिस आंसर एवरीवन. इस आंसर को पढ़ना शुरू करें. अकॉर्डिंग टू सोर्स बी, अल्फाज देखो, कॉम्पोजिशन देखो कि किस तरीके से सवाल का जवाब लिखा जा रहा है. सही है. साइड में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी. अकॉर्डिंग टू सोर्स बी, Indian nationalism was promoted in 1921 by organizing public meetings where the foreign clothes were put on bonfire. वही सारी बातें हैं, वही सारी बातें. लेकिन लिखने का एक तरीका तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने अपने शुरू के ही सेंटेंस में बता दिया मैं इस सोर्स से रेफर कर रहा हूं, मैं इस सोर्स से क्या इन्फर कर रहा हूं, मुझे इस सोर्स में क्या नजर आ रहा है. ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी. आई वुड क्वालिफाई फॉर मार्क्स. मुझे यहीं से मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. द पार्टिसिपेंट्स वर एनकरेज टू वेयर लोकल खादी क्लोथ्स. ये आ गया क्या? ये आपको मैंने लिखकर दिखा दिया सरफेस फीचर. टू प्रमोट स्वदेशी आइडियोलॉजी, साथ में मैंने वैलिड इन्फ्रेंस को भी लिख दिया. वी कैन इन्फर द ग्लिम्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी as the event organized by Congress would also congratulate the Ali brothers, the Muslim leaders of Khilafat movement. मैंने अपनी कॉन्टेक्चुअल नॉलेज भी यहाँ पे लगाई कि भाई अली ब्रदर्स का जिक्र हो रहा है यहाँ पे क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के वही लीडर्स हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा. इससे मैं इन्फर कर रहा हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी इससे प्रोमोट हो रही है. This is how we are supposed to write the answer. This is one of the ways to write the answer. ये एक अच्छा तरीका है आंसर लिखने का कि आप अपने सेंटेंसेस में ही इसी तरीके से फिल आउट करना शुरू करें कि फॉर एग्जांपल यू बिगिन विद द सरफेस फीचर. आपने एक सरफेस फीचर से स्टार्ट किया, देन यू मूव ऑन टू द वैलिड इन्फेरेंस, और वैलिड इन्फेरेंस के बाद आप उसे कॉन्टेक्चुअल नॉलेज से कनेक्ट कर दें. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू राइट दिस आंसर. इस तरीके से आप लोग अपना आंसर को लिख पाएंगे. I hope this is clear to everyone. And let's see question number 1 part C. इसके बाद हम जा रहे हैं question number 1 part C. और ये खास तौर पे मैं अच्छी खासी इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि इसमें मार्क्स स्कीम के ऊपर काफी डिबेट होती है और बहुत सारे लोग इसके अंदर गलत गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसे सही तरीके से समझ नहीं पाते. 7 मार्कर्स को कैसे सॉल्व करना है जरा इसे भी देख लेते हैं. So question number 1 part C. Explain the impact of the Khilafat movement on the Muslim community in the years after 1924. Explain the impact. आपको बताना है असर क्या है खिलाफत मूवमेंट का मुस्लिम कम्युनिटी पे जो 1924 में जब खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गई उसके बाद खास तौर पे बात की जा रही है. बेटा एक बात को याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी is usually considered the tricky question. हमारे एग्जाम में अक्सर ये बात देखी गई है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी होता है वो यूजुअली थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आता है. जैसे कि पिछले साल में जून का जो 2023 का पेपर था उसमें टीटू मीर का 7 मार्क्स का सवाल आया था और सारे के सारे स्टूडेंट्स उसमें परेशान हो गए थे कि सर हमने तो ये 4 मार्क्स का पढ़ा है और ये 7 मार्क्स का कैसे आ सकता है. इसी तरीके से काफी सारे लोगों ने डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट 4 मार्क्स का लिखा होगा. बट डू यू नो कि इम्पैक्ट के ऊपर तो इवन 10 मार्क्स का सवाल भी बन सकता है. फॉर एग्जांपल हाउ सक्सेसफुल वाज द खिलाफत मूवमेंट या टू व्हाट एक्सटेंट वाज द खिलाफत मूवमेंट सक्सेसफुल. तो इस तरह से भी सवाल बन सकते हैं.
द पॉइंट इज दैट आपका सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, आपका सिलेबस वहीं का वहीं है, सवालात पूछने के तरीके बदलते जा रहे हैं, उससे स्टूडेंट्स को परेशानी में इजाफा हो जाता है कि सर पता नहीं क्या आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस सवाल आ गया। तो बेटा बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू सिट इन द एग्जाम, आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करेगा व्हेन यू सिट इन द एग्जाम, और अगर आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बैठते हैं यू वुड नो द आंसर फॉर श्योर, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो आंसर जरूर होगा, बस ये है कि आपको थोड़ा सा उस आंसर को डेवलप करना पड़ जाएगा, जो अनसीन क्वेश्चंस होते हैं उन्हें इसी तरीके से डेवलप करना पड़ता है। दोस्त who have been taking my classes regularly you would know कि हम किस तरीके से आंसर्स को डेवलप करते हैं क्लासरूम्स के अंदर, तो उसी तरीके से आपको पता है आंसर कैसे डेवलप करना है। अनसीन आ गया तो कोई बात नहीं, आपको सब फॉर्मेट वगैरह हर चीज मालूम है, आप उसी तरीके से अपने आंसर्स को डेवलप कर देना। लेट्स सी द मार्क स्कीम एवरीवन, एंड दिस इज द कैम्ब्रिज मार्क स्कीम पब्लिश्ड फॉर अक्टूबर नवंबर 2023। खास तौर पे दिखा रहा हूँ, कोई वजह है जिसकी वजह से दिखा रहा हूँ। And the table should be used to mark the part C in section A and part B questions in section B, यानी कि 7 मार्कर्स को मार्किंग के लिए ये वाली मार्क स्कीम इस्तेमाल की जाएगी। लेट्स सी बेटा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मार्क्स हैं 0, 1, 2 till 4, 5 till 7, ये यहाँ पर हमें मार्क्स नजर आ रहे हैं। अब ये लेवल सिस्टम्स क्या होते हैं और मार्किंग स्कीम में हमें किस तरीके से इन्हें गौर करना पड़ता है, जरा इन बातों को हम समझ लेते हैं। पहले जरा देखें तो सही लेवल 3 में लिखा क्या है। लेवल 3 टॉप से बॉटम पे लिखा हुआ है, सही है, और सॉरी या मैं उल्टा कह रहा हूँ, बॉटम से टॉप, 3 बाद में आता है, 0 पहले आता है, तो बॉटम अप लिखा हुआ है यहाँ पे। जो पुरानी मार्किंग स्कीम अगर तुम खोलो पुराने पेपर्स की, तो उसमें ऊपर से नीचे शुरू करते हैं, पहले होता है लेवल 1, फिर लेवल 2 होता है, फिर लेवल 3 होता है, इस तरीके से होता है। अब इसमें उल्टा किया है, लेवल 3 किया है, लेवल 2 किया है, लेवल 1 किया और लेवल 0 किया है। ये किस वजह से किया है इसकी मैं पूरी आपको लॉजिक आपको बताता हूँ। इफ यू राइट वन एक्सप्लेनेशन यू आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स आउट ऑफ 7। तुम तो हैरान परेशान हो गए, सर क्या कह रहे हैं, ये तो ईद हो जाएगी। मतलब 5 मार्क्स आउट ऑफ 7 तो उस वक्त मिल जाएंगे इफ यू आर राइटिंग वन एक्सप्लेनेशन फॉर 7 मार्क्स। 7 मार्क्स के लिए आपने एक एक्सप्लेनेशन को लिख दिया, 5 मार्क्स आपको वहीं पे मिल गए, इतना इजी है क्या। 2 explanations और 1 developed explanation that is for 6 marks। अगर आप 2 explanations लिख कर आते हैं तो 2 explanations लिखने पर आपको 6 out of 7 marks मिल जाएंगे। Additional explanation और developed explanation would yield 7 out of 7 marks, और आपको 7 out of 7 marks उस वक्त मिलेंगे जब आप 3 की 3 explanation लिखकर आओगे। This should be supported by relevant and accurate contextual knowledge। 3 explanation का मतलब ये है, ये जो 3 explanations आप लिख रहे हैं इसमें फैक्ट्स की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें contextual knowledge की गलती नहीं होनी चाहिए, तब आपको 7 out of 7 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है लेवल 0। लेवल 0 नो क्रेडिटेबल रिस्पॉन्स, आसान जबान में इररेलेवेंट आंसर, इररेलेवेंट आंसर। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल आपसे पूछा गया किसके बारे में, ये सवाल आपसे पूछा गया है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, और लेट सपोज आप इसके अंदर आंसर लिख कर आ रहे हो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या यहाँ पे एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स देगा गलती से? कभी भी नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली सवाल खिलाफत मूवमेंट का पूछा है, आप लिखकर आ रहे हो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, आपने इररेलेवेंट आंसर लिखा है, नो क्रेडिटेबल रिस्पॉन्स लिखा है, इसके ऊपर कोई क्रेडिट नहीं मिलता, यू आर गोइंग टू गेट 0 मार्क्स, आपको 0 out of 7 मिलेंगे। तो ये है भाई लेवल 0। एक स्टूडेंट होता है महान किस्म का स्टूडेंट जो कि लेवल 0 का आंसर लिखता है, एक ऐसे स्टूडेंट की कैटेगरी, ये आपके सामने कैटेगरीज है, 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमारे पास। एक कैटेगरी ऐसी होती है जो पढ़कर ही नहीं गए, एग्जाम में चले तो गए लेकिन पढ़ के नहीं गए। अब जब पढ़ के नहीं गए तो वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे सवाल उनसे पूछा गया खिलाफत मूवमेंट के बारे में और वो लिखकर आ रहे हैं सर सैयद अहमद खान वाज अ गुड मैन। तो ऐसी बातें लिखोगे तो आपको मार्क्स तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, 0। फिर थोड़ा कोई एक बेहतर किस्म का एक स्टूडेंट बैठा हुआ है एग्जाम में, जो थोड़ा बहुत क्लास में लेक्चर ले लेता था वरना इधर उधर बाहर चला जाता था, तो ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, जनरल आंसर, वैलिड जनरल कमेंट, लैकिंग स्पेसिफिक नॉलेज।
एक जनरल कमेंट देकर आ गए भाई, जनरल एहसान कर रहे हैं ना, बिल्कुल एग्जामिनर के ऊपर एहसान कर रहे हैं। एग्जामिनर ने पूछा डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, लिख कर आ रहे हैं इट प्रूव टू बी फेलियर फॉर एवरीवन एंड स्ट्रेसफुल फॉर एवरीवन। अच्छा लिख कर आ गए ये बात, अब स्ट्रेसफुल सही है, कोई मसले हुए होंगे तो बताओ भी दो, उसे कहीं से कॉन्टेक्चुअल नॉलेज से साबित भी तो करो। आप नहीं कर रहे, आप ऐसी बेतुकी बात वेग किस्म का आंसर लिख कर आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू गेट 1 आउट ऑफ 7 मार्क्स, आपको 1 मार्क मिलेगा 7 में से। फिर थोड़े बेहतर स्टूडेंट्स आते हैं, थोड़ा बेहतर लेवल आ गया। दे कैन आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब यूजिंग रेलिवेंट एक्यूरेट कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, 1 मार्क पर आइडेंटिफिकेशन। कोई होते हैं ऐसे लोग बेहतर किस्म के जो कि लिख कर आ जाएंगे कि हाँ इससे कुछ अरसे के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई थी, इससे ब्रेकडाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई थी, रिलायंस खत्म हो गया कांग्रेस के ऊपर से, टू नेशन थ्योरी प्रूव हो गई थी, इस तरह की कोई बातें मिलती जुलती करके आएंगे। आइडेंटिफाई कर लेंगे एटलीस्ट, सेंटेंसेस के अंदर 3-4 सेंटेंस बना के आ जाएंगे, उन्हें सिर्फ 2 से 4 मार्क्स मिलेंगे। ये लेवल 2 का स्टूडेंट है। बेहतरीन स्टूडेंट कौन सा होता है? इस क्लास में बहुत सारे हैं। बेहतरीन स्टूडेंट कौन सा होता है? लेवल 3 का स्टूडेंट कौन सा होता है? वो स्टूडेंट जिसे पैराग्राफिंग करनी आती हो, वो स्टूडेंट जिसे अपने आंसर्स में रीजंस एक्सप्लेन करना आता हो। एनी स्टूडेंट who would be able to explain the reason is going to get 7 out of 7 marks। 5 मार्क्स आपको मिलेंगे जब आप एक एक्सप्लेनेशन करोगे, 6 मार्क्स आपको मिलेंगे जब आप 2 एक्सप्लेनेशन करोगे, 7 मार्क्स मिलेंगे आपको जब आप 3 की 3 एक्सप्लेनेशन करोगे। हाउ डू वी राइट द आंसर्स इन क्लास? हम क्लास में आंसर्स कैसे लिखते हैं? हम 3 पैराग्राफ्स के अंदर ही आंसर को लिखते हैं। जरा आपको दिखाता हूं कि मिथ क्या है। फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम many teachers and many students have been following this myth blindly। बहुत सारे लोग blindly ये myth को follow करते आ रहे हैं। That is, follow the level system with the staircase approach। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने खुद भी ओ लेवल्स नहीं किया हुआ, वो गाइड करते हैं तो गलत तरीके से गाइड करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी अंग्रेजी कमजोर होती है, वो भी शायद इसे सही तरीके से पढ़ नहीं पाते। What is meant by follow the level system with the staircase approach? कुछ लोग कहते हैं कि स्टेयर केस को इस तरीके से करना है कि लेवल 0, देन लेवल 1, देन लेवल 2, देन लेवल 3। कुछ लोगों को लगता है कि इस तरीके से आंसर हमें लिखना चाहिए। दिस शुड बी पैराग्राफ 1, देन पैराग्राफ 2, देन पैराग्राफ 3, देन पैराग्राफ 4। ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि इस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं जिंदगी में कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लेवल 1 सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट, अपने आंसर में लिख कर आओ सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। देन लेवल 2 आइडेंटिफाई रीजन, उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करो रीजन को। देन लेवल 3 एक्सप्लेन रीजन, उसके बाद जाके एक्सप्लेन रीजन करो। तो भाई दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, ये करेक्ट अप्रोच नहीं है। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस अप्रोच अनफॉर्चुनेटली, तो प्लीज गिव इट अप। एग्जाम से पहले अब इसे गिव अप कर देना। ये काम नहीं करना है, गलती से भी ये काम नहीं करना है। सही है? जैसे कि ये अंकल कह रहे हैं ये नहीं करना है। सही है? तो मेरा हमेशा रिएक्शन यही होता है जब भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वो तो हमने सुना था स्कूल में टीचर बता रहे थे कि पहले सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट लिखनी है, फिर आइडेंटिफाई करने हैं रीजन, या फिर हमें एक्सप्लेन करने हैं रीजन, उसके बाद करने हैं। ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है? द सिंपल ट्रिक इज टू रीड द मार्क्स स्कीम। एक दफा मार्क्स स्कीम पढ़ लो, सादी सी अंग्रेजी में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 3 को सिर्फ रीच करना है। 1 एक्सप्लेनेशन 5 मार्क्स, 2 एक्सप्लेनेशन 6 मार्क्स एंड 3 एक्सप्लेनेशन वुड बी 7 मार्क्स। आप बस 3 एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस कर लो और आपको 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको कोई फजूल तरह के स्टेयरकेस वाली अप्रोच लाने की जरूरत नहीं है। दैट शुड नॉट बी फॉलोड। ऐसे काम नहीं करना। लेट्स शो यू द सैंपल आंसर। आपको सैंपल आंसर दिखाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, and this is our answer। I hope everyone's reading and I hope everyone is also writing or making the notes at least। अब देखो मैं अपने आंसर को स्टार्ट कर रहा हूँ और पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज चलूंगा। एक पैराग्राफ में मैं रीजन नंबर 1 बताऊंगा, फिर रीजन नंबर 2 बताऊंगा, फिर मैं रीजन नंबर 3 बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हम लोग अपना आंसर लिखते रहेंगे। सो one of the impacts of the Khilafat movement was that the Muslim community realized their political power। मैंने क्या बताया यहाँ पे? मैंने बताया
कि एक इम्पैक्ट, बहुत सारे इम्पैक्ट्स में से एक इम्पैक्ट खिलाफत मूवमेंट का ये था कि मुस्लिम कम्युनिटी ने फाइनली इस बात को रियलाइज कर लिया कि पॉलिटिकल पावर क्या होती है। It fostered a sense of unity among the Muslims for their religious and political cause against the British. मुसलमानों ने हिंदुस्तान की, ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में रियलाइज कर लिया कि मुसलमानों को किस तरीके से यूनाइट होना है एक कॉज के लिए, एक पर्पस के लिए। समझो कि भाई दिस इज द फोर रनर ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ये तो पाकिस्तान मूवमेंट की फोर रनर बन जाएगी। फोर रनर कैसे बनेगी? फोर रनर ऐसे बनेगी कि भाई जब लाहौर रेजोल्यूशन आई थी 1940 में, तो उसके बाद सारे मुसलमान यूनाइट हो गए थे जिन्ना की लीडरशिप में कि नहीं, हमें तो एक सेपरेट होमलैंड पाकिस्तान चाहिए। तो इसी तरीके से यहां पर भी खिलाफत के कॉज के लिए द मुस्लिम्स इन एंटायर इंडिया वर यूनाइटेड। पूरे मुल्क के जो मुसलमान थे वो यूनाइट हो गए थे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कॉज के लिए, अंग्रेजों के अगेंस्ट। अगर 1919 में मुसलमान ये रियलाइज कर सकता है और यूनाइट हो सकता है, तो 1947 में पाकिस्तान भी हासिल कर सकता है। इतनी बड़ी बात है यहाँ पे, इस तरीके से समझो कि हमने यहाँ पे बता दिया। The platform provided the Muslims with an opportunity for mobilization. Mobilization का मतलब ये है to show the street power. इस प्लेटफॉर्म की मदद से फायदा ये हुआ कि जो मुसलमान है उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया। इस प्लेटफॉर्म की मदद से अब वो अपनी स्ट्रीट पावर दिखा सकते हैं, सड़कों पे निकल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने हुकूक के लिए बात कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट ना होती तो मुसलमान ये सब कुछ नहीं सीख पाते। देन वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ 2। इसके बाद हम पैराग्राफ 2 की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स रीड। देखो अब मैं अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर रहा हूं, सही है। सेकेंडली, when Gandhi called off the non-cooperation movement, it broke the backbone of खिलाफत मूवमेंट। जब गांधी ने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, उससे खिलाफत मूवमेंट की बैकबोन टूट गई। एंड सो द मुस्लिम्स रियलाइज, इसका इम्पैक्ट क्या है? इवेंट बता दिया, ये मैंने इवेंट बता दिया। इवेंट के फौरन बाद अब मैं इसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल में इवेंट नहीं पूछा हुआ, सवाल में पूछा इम्पैक्ट बताओ, तो मैं इसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ। So the Muslims realized that they cannot rely on the Hindus to struggle for their cause, which also proved the two-nation theory. मेरे आंसर की कंस्ट्रक्शन को बेटा देखो, समझो और इसे लिखना सीख लो as soon as possible। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि जब गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म किया तो खिलाफत मूवमेंट की बैकबोन टूट गई थी। मुसलमानों ने रियलाइज किया कि हम लोग कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हिंदूज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और इसी की वजह से टू नेशन थ्योरी भी प्रूव हो गई। Muslims also learned the importance of their own organization and leadership, which was an important step towards independence. Impact बता रहे हैं हम इसका। इम्पैक्ट क्या बता रहे हैं? मुसलमानों ने इससे क्या सीखा, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ा। मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जब गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने ये सीख लिया कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, अपनी लीडरशिप होना बहुत जरूरी है, और इसी की वजह से आगे चल के इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाने में मदद मिली। अगर ये कभी रियलाइजेशन नहीं आती, देन देयर वुड हैव बीन नो पाकिस्तान मूवमेंट, देयर वुड हैव बीन पॉसिबली नो पाकिस्तान, अगर ये सीखते ही नहीं। दो पैराग्राफ्स हो गए हमारे, आखिरी पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं एंड लेट्स सी हाउ टू राइट द लास्ट पैराग्राफ। इजी है भाई। लास्टली, the short period of cooperation between the Hindus and Muslims showed that the Indians were no longer prepared to accept the British rule, which proved the independence was inevitable. खिलाफत मूवमेंट के जमाने में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हुआ था, दैट वाज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ अरसे के लिए हमारे पास हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई थी। अब ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी किस तरीके से हुई थी? इफ यू ऑल रिमेंबर, देयर वाज एन इवेंट नोन एज द खिलाफत कॉन्फ्रेंस, और खिलाफत कॉन्फ्रेंस में देयर वाज द मुस्लिम लीडर्स, देयर वर द अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, देयर वाज द मुस्लिम लीडर फ्रॉम कांग्रेस, हिज नेम वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद, एंड अ हिंदू लीडर ऑफ कांग्रेस मोहनदास करमचंद गांधी वाज आल्सो इनवाइटेड। गांधी को भी इनवाइट किया हुआ था।
और गांधी ने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए गांधी ने अपनी स्पीच में क्या कहा? गांधी ने कहा कि आई एम गोइंग टू एक्सटेंड माई सपोर्ट फॉर द खिलाफत कॉज। मैं खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करूंगा, मैं मुसलमानों का साथ दूंगा। मुसलमान प्रोटेस्ट करने निकलेंगे तो हिंदू उनके साथ निकलेंगे, साथ में मदद करेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन आई वॉन्ट द मुस्लिम्स टू ऑल्सो टॉक अबाउट द लोकल इंडियन कॉजेज एज वेल। आप इंटरनेशनल कॉज खिलाफत की बात कर रहे हो, खिलाफत तो ऑटोमन का कॉज है, वो तो टर्की का कॉज है, तो वो तो इंटरनेशनल पॉइंट हो गया ना। इंटरनेशनल के बजाय आपको इंडियन पॉइंट्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि मॉन्टेगू कैल्फर्ड रिफॉर्म्स, जैसे कि राउलेट एक्ट, जैसे कि अमृतसर मैसेकर। ऐसे लोकल इश्यूज के ऊपर भी गांधी ने आवाज उठाई थी। तो गांधी ने जो आवाज उठाई थी, गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्लान दे दिया और गांधी ने कहा कि आई वांट द मुस्लिम्स टू सपोर्ट माय कॉज एंड आई एम गोइंग टू सपोर्ट द मुस्लिम्स कॉज। और ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई, इससे साबित हो गया कभी न कभी हिंदू और मुस्लिम साथ साथ कोऑपरेट करेंगे टू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। और वो वक्त कुछ ही साल के बाद आ गया कि जब हिंदूज और मुस्लिम ने मिलकर ही इंडिपेंडेंस की तरफ स्ट्रगल की थी। दिस इज हाउ यू राइट एन आंसर फॉर 7 मार्क्स। इस तरीके से 7 मार्क्स का आंसर लिखा जाता है। 3 पैराग्राफ मैंने बना दिए और सुकून से आंसर बन गया। कोई मुझे उल्टी सीधी टेक्निक्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कैम्ब्रिज सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसी को फॉलो कर लेना। मेरी बात पे यकीन नहीं आया तो कम से कम मार्क स्कीम को एक दफा पढ़ लेना। अंग्रेजी अच्छी है तो अंग्रेजी आती है मतलब, तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आती तो फिर ये हमेशा मुश्किल ही रहेगी, फिर आप वही सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट और पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे। So I hope the discussion is clear up till now. And this brings us to part D. टेंशन नहीं लेना, बस ये एक आखिरी सवाल और मैं करवाऊंगा, इससे ज्यादा मेरी और मजीद हिम्मत भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी। टू व्हाट एक्सटेंट वाज द ब्रेकडाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम कोलैबोरेशन द मेन रीजन फॉर द खिलाफत मूवमेंट एंडिंग? अल्लाह अकबर। ये तो सवाल है ना, इतना सिंपल सवाल है, एग्जाम में देख के सब बौखला जाएंगे। एग्जाम में पता नहीं क्या स्ट्रेस, क्या पैनिक हो रहा होगा, सब परेशान हो जाएंगे, सर पता नहीं क्या सवाल आ गया, ऐसा तो आपने करवाया ही नहीं सवाल। क्या लिखा हुआ है भाई इसमें? टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, वॉज द ब्रेकडाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, द मेन रीजन फॉर द खिलाफत मूवमेंट एंडिंग? दिस इज टॉकिंग अबाउट द रीजंस behind the failure of the खिलाफत मूवमेंट। सीधी सी बात है भाई, सीधा साधा सा आपके पास सवाल रखा गया है। वो सवाल ये है कि क्या क्या रीजंस थे बिहाइंड द फेलियर ऑफ द